with the complete coverage of Vision IAS monthly magazine of July targeting UPSC prelims 2026। तो अर्बन फर्स्ट आर्टिकल जो है वो है अर्बन रिसाइलेंस। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया जिसका टाइटल था टूवर्ड्स रिसाइलेंट एंड प्रोस्पेरस सिटीज़ इन इंडिया। उसमें उसने अर्बन रिसाइलेंस की बात की विथ द बेसिस ऑफ द सम एविडेंस क्या था या फैक्ट्स क्या था। तो ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने वो अपने रिपोर्ट में कहा कि संभावित है, हो सकता है कि अर्बन जो पॉपुलेशन है बढ़ के 1.1 बिलियन हो जाए। अभी कितना है, मतलब 480 मिलियन था 2020 में, और 951 मिलियन हो जाए 2050 में, और इसी तरीके से बढ़ते रहे तो ये हो जाएगा 1.1 बिलियन बाई 2070। और इसका रीज़न भी दिया कि जो लोग जो है अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं उसका मेन कॉज जो ये है कि 70% जो है न्यू जॉब्स इंडिया में 2030 तक जो है आ जाएंगे। तो लोग जो है इन सर्च ऑफ जॉब्स अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करेंगे। तो हमें ज़रूरी है कि अर्बन एरियाज़ में कोई भी डिजास्टर आ जाए, फ्लड्स आ जाए, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहें। तो ये जो तैयार होना और उस चीज़ों के लिए एडेप्ट कर जाना टू चेंज, और जो भी सिस्टम लिमिट कर रही है उस चीज़ को उसको क्विकली ट्रांसफ़र कर देना, उसी को कहते हैं अर्बन रिसाइलेंस। इसमें कुछ डाटा जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है कि जो पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज़ का वो बढ़ करके 1.1 बिलियन हो जाएगा। कब तक? तो 2070 तक। और अगला जो था यही कि कितने % जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं और कब तक, तो 70% जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं 2030 तक। और एक और डाटा जो इसमें इम्पॉर्टेंट होगा वो ये होगा कि देखिए वर्ल्ड का जो है 60% पॉपुलेशन जो है कोस्ट पे रहते हैं वर्ल्ड का, और कोस्ट से कितना, तो विथ इन 50 किलोमीटर। बट अगर सिर्फ इंडिया का बात करें तो इंडिया का जो है 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है कोस्ट लाइन पे रहता है। जो इंडिया का मैप है इस पे कोस्ट लाइन पे 40% ऑफ द पॉपुलेशन रहते हैं, और विद इन द 100 किलोमीटर, यानी कि इस मैप से विद इन द 100 किलोमीटर 40% पॉपुलेशन रहते हैं। तो एक डाटा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो देख लीजिए। अब जो अगला टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान दो, वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का ये मतलब हो गया कि आसपास का जो भी एरिया है जो कि सब अर्बन है, यानी रूरल है या सेमी अर्बन एरियाज़ है, उसके कंपेरिजन में जो अर्बन एरियाज़ है उसका हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी लगभग अगर देखा जाए, जैसे 2024 जो सबसे ज़्यादा 2024 सबसे ज़्यादा हीट ईयर रहा है, और इसमें टेम्परेचर जो है नाइट टाइम में बढ़ करके लाइक 3 to 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। तो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब ये होता है कि जो उस अर्बन एरियाज़ का हीट है उसमें हीट ट्रैप हो जाती है। तो ट्रैप क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द कंक्रीट मटेरियल्स दैट इज़ यूज्ड। कंक्रीट मटेरियल्स यूज़ होता है उसके अंदर में, जो क्यों? क्योंकि उसका एल्बिडो इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, सनलाइट आती है और रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, और बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग हीट जो है ट्रैप होकर के रह जाती है। तो इसी प्रोसेस को अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। बड़े बड़े वर्ड है, अल्टर थर्मोडाइनेमिक, एरोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज। अल्टर थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? थर्मो मीन्स हीट, तो हीट को ट्रैप कर लेती है। जो कंक्रीट मटेरियल, सीमेंट, जो पक्के तरीके के रोड होते हैं वो सब क्या कहते हैं? हीट को ट्रैप कर लेते हैं, एल्बिडो इफेक्ट कम होता है। एरोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब? एरोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ ये है कि जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो एयर जो है इसमें से बाहर नहीं निकल पाते और हीट ट्रैप हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। जो एक बार लाइन लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। The altered thermodynamic aerodynamic properties of cities tend to trap more heat, making cities warmer than their rural and suburban counterparts। जो आसपास के एरियाज है उसके कंपेरिजन में ज़्यादा हीट हो जाता है। और भी कुछ डाटा है कि ओवर हाफ 52% ऑफ इंडियन टाउन्स एंड सिटीज़ लैक अप्रूव्ड मास्टर प्लान। अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा आता है और जिसमें देख करके ऐसा लगे कि मास्टर प्लान बहुत ज़्यादा है, तो भैया सबसे पहले याद कर लो दिल्ली को ही। दिल्ली में ही बहुत ज़्यादा जो टाउन्स एरियाज़ है उसमें पानी भर जाते हैं। तो जब दिल्ली, मुंबई जैसे शहर अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ही शहर है, जैसे इंदौर जो है मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इन सब सिटीज़ में कुछ मास्टर प्लान हैं बट ज़्यादातर में नहीं है। तो ओवर 52 यानी मोर देन 50% में कोई भी प्लान नहीं है, मास्टर प्लान्स नहीं है सिटीज़ को पानी से, फ्लड से या किसी भी तरीके से डिजास्टर को बना कर। तो वही तो इस रिपोर्ट ने बात कहा कि भैया 1.1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी सिटीज़ में 2070 आते आते तक, और 2030 आते तक क्यों? तो 70% जॉब्स ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए अभी तो 2020 में ही देख लो ना 480 मिलियन था, अब जो है सीधा डबल हो गया। तो वही प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 1.1 बिलियन हो जाए 2000। हमें अर्बन को रिसाइलेंस करना होगा ताकि उसको हम लोग बचा पाएँ। अब देखो
अब ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्टिकल। 1 मिनट, इसमें थोड़े से और भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो देख लेते हैं हम। पेज कैसे इधर होगा। ये है प्राइवेट सेक्टर। अब अगर कोई ऑप्शन ऐसा आएगा कि ये जो अर्बन रिसाइलेंस प्रोजेक्ट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना, रिसाइलेंट करने के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, 5%। कोई भी ऑप्शन आता है कि रिगार्डिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन अर्बन रिसाइलेंस इज वेरी मच, तो भैया वो ऑप्शन गलत है। और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट में इसमें तो प्लानिंग का क्या बात करें, अगर हम लोग स्पेस सेक्टर का भी बात करें तो गवर्नमेंट इज़ पुशिंग कि भैया स्पेस सेक्टर में जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, बट फिर भी प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। तो जब स्पेस जैसी चीज़ों में नहीं हो रही तो यहाँ पे तो भूल ही जाओ कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसा कुछ टर्म आता है तो अर्बन रिसाइलेंस में उसको हटा देना। फिर अगेन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है, हर किसी चीज़ को नहीं पढ़ने जा रहे, पूरी मैगजीन कवर करोगे ना तो फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा मतलब। तो गवर्नमेंट का स्कीम है एक अमृत स्कीम, याद रखना। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो अमृत स्कीम किस चीज़ के लिए, तो अमृत स्कीम जो है हाउसिंग के लिए। सी फ्लड क्या होता है, क्या सी फ्लड कोई खास तरह का फ्लड है? नहीं भैया, ये एक टर्म है। तो टर्म सी न्यूज़ भी तो आता है एग्जाम में, तो टर्म से न्यूज़ आता है। तो सी फ्लड क्या है, तो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्या करता है, वेदर फोरकास्ट करता है, फोरकास्ट और नाउकास्ट दोनों करता है। फोरकास्ट एंड नाउकास्ट दोनों ही चीज़ करता है। नाउकास्ट, फोरकास्ट का मतलब क्या है, अ वीक आफ्टर, अ मंथ आफ्टर, और नाउ कास्ट का मतलब कि 2 या 3 डेज में, तो दोनों चीज़ें करता है। तो क्या है कि 2 डे एडवांस, मिनिमम क्या, 2 डे एडवांस मतलब 2 दिन पहले ही बता देता है कि फ्लड आने वाला। और कहाँ पे, कि सिटीज़ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ विलेज एरियाज़ में। तो कोई भी ऑप्शन कन्फ्यूज़ करे सी फ्लड के नाम से कि भैया वो सिटीज़ को बचाने के वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो नहीं, वो जो है विलेज लेवल पे ही डाटा उसको देता है। और ये सी फ्लड कोई खास तरीके का फ्लड नहीं है, प्लेटफॉर्म है एक ऐसा, तो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक RRTS के बारे में, तो RRTS क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ ई मोबिलिटी वॉकेबल स्ट्रीट्स इन सिटीज़। तो RRTS फॉर विलेज, नो फॉर सिटीज़। तो वॉकेबल स्ट्रीट्स फॉर सिटीज़, वैसे भी सिटीज़ में ही वॉकेबल स्ट्रीट्स की ज़रूरत होगी ना, गाँव में तो है ही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर UPSC की सही ढंग से तैयारी कर रहे हो तो गोल तैयारी होगा। तो देख लो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, पढ़ लो उसको। अब जो है अगर कोई भी चीज़ ऐसे, अब ऐसे क्वेश्चन बनता है कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ सर्कुलर इकोनॉमी मिक्स एंड ट्रांसिस्टर ओरिएंटेड, खासकर ये TOD इज द टर्म्स रिलेटेड टू अर्बन हीट, अर्बन रिसाइलेंस, ये है बेसिकली। अब देखो अगला जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का टॉपिक है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट टेक से सवाल ना आए तो फिर कहाँ से आएगा। इन्वायरमेंट टेक का जो है अभी ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। तो अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग का देखें तो सबसे पहले जो है कितना ब्लेंडिंग किया, कितना परसेंट ब्लेंडिंग किया गया, तो 20% ब्लेंडिंग किया गया। कि ना ही 25, 30, 21, 22 सारे ऑप्शन गलत होंगे, सिर्फ कितना 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग हुआ है अभी तक गवर्नमेंट अचीव कर पाई। हालांकि जो टारगेट ईयर था इथेनॉल ब्लेंडिंग का वो था 2030, बट इसको ने एडवांस टारगेट अचीव कर लिया है 2025 टू 26 में ही अचीव करें। अच्छा, अभी इथेनॉल के बारे में देख लेते हैं। इथेनॉल का फार्मूला क्या है, तो C2H5OH, और एक रीन्यूएबल फ्यूल है, नॉन रीन्यूएबल फ्यूल नहीं। नॉन रीन्यूएबल होता तो गवर्नमेंट इसको पैसे ही नहीं खर्च करती। तो C2H5OH इथेनॉल है जो है ये इथेनॉल जो है नॉन रीन्यूएबल फ्यूल नहीं है, एक रीन्यूएबल फ्यूल है। अब क्या है, तो इथेनॉल का जो है अब बनाया कैसे जाता है, तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। और ये कैसे किया जाता है, तो ईस्ट के, तो याद रखना है इसको बनाने के 2 तरीके, एक तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स है और एक पेट्रोकेमिकल प्रोसेस है। पेट्रोकेमिकल प्रोसेस मतलब इथाइलिन हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं है। तो कोई ऑप्शन कंफ्यूज ना करे डिहाइड्रेशन से, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इथाइलिन हाइड्रेशन से है। ये मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव किया गया है कितना, 20, यानी कि 20%। और अच्छा, इथेनॉल को मिलाया किसके जाता है, तो भैया ये पेट्रोल से मिलाया जाता है। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5OH। क्या ये एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है, ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है। बनाया कैसे जाता है, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, फर्मेंट, इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस नहीं है, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस जैसे कि इथाइलिन हाइड्रेशन। तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स कैसे, तो बाय ईस्ट, और पेट्रोकेमिकल प्रोसेस बाय इथाइलिन हाइड्रेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ इथेनॉल जो है 4 तरीके का है, 1G 2G, ये सिम वाला नहीं है, 3G 4G जनरेशन 4G।
अब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक जीवन प्रोग्राम लाया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये आगे है, रुक जाओ। गवर्नमेंट ने एक जीवन प्रोग्राम लाया है, तो जीवन प्रोग्राम किस चीज़ के लिए वो है 2G इथेनॉल के लिए। देखो पीएम जीवन स्कीम किस चीज़ के, 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जो 1G 2G 3G 4G इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, 2G। अब देखो, तो 1G इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तो फूड क्रॉप से बनाया जाता है। 1G इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तो फूड क्रॉप से बनाया जाता है। 2G इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तो वुडी बायोमास, एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल, रेसिड्यू, वीट स्ट्रॉ, कॉर्न स्टॉक, वुड से बनाया जाता है। 3G इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तो 3G इथेनॉल एक्वेटिक बायोमास जैसे कि एल्गी से बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन बस ऐसा आ जाए कि कैन इथेनॉल बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग एल्गी, तो यस भाई, एक्वेटिक बायोमास से बनाया जा सकता है। 4G जनरेशन इथेनॉल कैसे बनाया जा सकता है, तो इंजीनियर प्लांट्स एंड माइक्रो। अच्छा, तुम लोगों ने गौर किया होगा तो ये देखो होगा कि अगर फूड क्रॉप से बनाए तो भैया फूड से स्कैरसिटी हो जाएगी, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे भी चैलेंजेस में। अगर हम लोग एक्वेटिक बायोमास से बनाना जाए तो भैया ये बहुत डिफिकल्ट है कि समुद्र के अंदर में जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। इंजीनियर बायो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतनी है नहीं, तो खर्चा। तो तुम देखो कि अगर हमें इथेनॉल बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका है वो है 2G इथेनॉल से। तो ये कैसे बनेगा, तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू से। इसीलिए तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसे खर्चे कर रही है और पीएम जीवन स्कीम ले आई है। तो यहाँ तक ध्यान रखने वाली बात यही चीज़ है भैया कि इथेनॉल को क्या बना सकते हैं। सबसे पहले पूछो अपने आप से कि इथेनॉल का ब्लेंडिंग कितना परसेंट अचीव हुआ है, तो 20%। अच्छा, इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं तो किसके साथ ब्लेंड करते हैं, हाँ भैया पेट्रोल के साथ करते हैं। और इथेनॉल वर्सेस पेट्रोल भी ध्यान रख लेना भैया। इथेनॉल वर्सेस पेट्रोल में बस इतना चीज़ याद रख लो कि इथेनॉल की डेंसिटी कम होती है, पेट्रोल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और बनाया कैसे जाता है इथेनॉल को, तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से बना सकते हैं। और एक और तरीका है पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, इथाइलिन हाइड्रेशन, इथाइलिन हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं, पानी पानी मिलाते हैं इथेनॉल, ऐसा, ठीक है। अब वो 1G 2G 3G 4G इथेनॉल कैसे बनाते हैं, तो भैया 1G इथेनॉल बनाने का तरीका है फूड क्रॉप से। 2G इथेनॉल बनाने का तरीका जो है वुडी बायोमास और वेस्टेज प्लांट्स वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है। पीएम जीवन स्कीम भी इसी चीज़ के लिए लाया गया है। 3G इथेनॉल बनाना है क्या क्या तरीका है, तो 3G इथेनॉल एक्वेटिक प्लांट से बनाया जाता है। 4G इथेनॉल बनाने का क्या तरीका है, तो 4G इथेनॉल बनाने के लिए इंजीनियर प्लांट्स और माइक्रो जाए। कैन इथेनॉल बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग एलगी, तो यस सही होगा। अब देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के हम देख लेते हैं। तो भैया 2003 में लाया गया था। टारगेट किया गया था कि भैया 2030 तक, लेकिन हमारी सरकार बहुत तेज़ निकली, पहले ही यानी कि 2025 से 26 तक में इसको कर लिया। क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल किसके साथ, तो पेट्रोल के साथ। अच्छा, ये सब जो कर रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग कर क्यों रहा है, तो भैया क्लीनर बर्निंग फ्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलता है। अब E20 और E10 में कंपेरिजन करें तो ऑब्वियस सी बात है E10 से E20 में आएंगे, क्योंकि E20 हमारा बहुत अच्छा है। तो अच्छा किस चीज़ में है, तो भैया अच्छा इस चीज़ में है कि हमारा बेटर ड्राइड क्वालिटी देता है, बेटर एक्सेलरेशन देता है, कार्बन का एमिशन कम होता है। तो कितना है E10 से, कितना, तो भैया 30%, 30% ऐसे ऑप्शन दिखे। तो भैया ध्यान रख लेना कि E20 और E10 के कंपेरिजन, मैंने अभी E20 और पेट्रोल में भी कंपेरिजन दिखा दिया है, सॉरी इथेनॉल और पेट्रोल में भी दिखा दिया, E20 वर्सेज E10 में भी दिखा दिया। अब देखो एक्चुअल टारगेट बट अचीव एडवांस, यानी मैंने बता दिया कि एक्चुअल टारगेट 2030 था, बट पहले ही अचीव कर लिया। जब फ्यूल एफिशिएंसी, अब अगर कोई देखो, तुम लोगों ने न्यूज़ में मीडिया में बहुत जगह देखा होगा यूट्यूब पे कि बहुत लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग को खराब बताते बोलते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी, सॉरी ये टैंक खराब कर देता है, इंजन खराब कर देता है। तो भैया याद रखना कि इस तरीके के ऑप्शंस कैसे गलत होंगे। तो ये देखो, अगर बोलेगा इथेनॉल ब्लेंडिंग इम्प्रूव इंजन, हाँ भैया इम्प्रूव इंजन परफॉर्मेंस ड्यू टू हाई रिसर्च ऑक्टेन नंबर ऑफ ब्लेंड। अच्छा, तो कुछ ऑप्शन ऐसे भी है जैसे कि इथेनॉल परफॉर्मेंस तो इंक्रीज करता ही है, अभी ओल्डर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स के लिए अच्छा नहीं है। बाकी इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, ओल्डर व्हीकल्स के लिए नहीं है, अच्छी है। तो अब क्या है कि इथेन अब क्या चैलेंजेस क्या है, तो हाँ भैया माइलेज तो थोड़ा सा गिरा ले रहा है। इथेनॉल इज लेस डेंस देन पेट्रोल, देयरफॉर माइलेज जो है गिर जाएगा। जाहिर, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि माइलेज गिर जाएगा, तो भाई देखो यार, हर चीज़ ना लिखी हुई नहीं होती किताब में, यहाँ तो लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया है। तो ऐसे ही ध्यान रखो ना कि भैया पेट्रोल से तो कम डेंस होता है, तो ऑब्वियस बात है माइलेज तो गिर ही रहा है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें थोड़ा सा एडवांस मशीन टूल्स पार्ट्स जो चाहिए होंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग को टारगेट को अचीव करते हुए।
हुए। अब देखो कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि इथेनॉल का जो सप्लाई है इंटर स्टेट बहुत आसान सा है, तो लगेगा हाँ भाई ये कोई गांजा दारू शराब का थोड़ी ना सप्लाई हो रहा है जो कोई रिस्ट्रिक्शन होगा और हम लोग उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ इथेनॉल है। अब कौन कौन सा स्कीम है, तो पीएम जीवन स्कीम में बताया मैंने 2G के लिए है। 2G क्यों, क्योंकि ये भैया प्लांट वेस्ट मटेरियल और डी बायो से अचीव कर सकता है, इसलिए इसको पीएम जीवन जो है 2G वाले इथेनॉल में इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, इथेनॉल इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम्स के बारे में अगर हम देख लें तो कुछ खास चीज़ है नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लो इसको। और रिडक्शन जीएसटी याद रखना है कि जीएसटी पर इथेनॉल पे जीएसटी कम किया गया है। और एक चीज़ और, वो वैसे इथेनॉल पे किया गया है जो हम ब्लेंडिंग के लिए किए हैं, ना कि स्टील क्रूड इथेनॉल पर अभी भी 18% से 18 से 5% कर दिया गया है। अमेंडमेंट इंडस्ट्रीज़ क्या है तो 1951 है बस। अब आगे हम लोग देखते हैं स्पीसीज इन न्यूज़ है। तो दो स्पीसीज है, एक तो घड़ियाल है और एक हमारा स्लोथ बियर है। देख भाई, घड़ियाल के बारे में हम लोग देखते हैं। घड़ियाल के बारे में देखा तो घड़ियाल के बारे में इतना याद रख लो कि भैया इसको डीप वाटर पसंद है, फास्ट वाटर पसंद है। तो घड़ियाल प्रीफर्स डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। और देखो, जब इसको ये दोनों चीज़ें पसंद है और इस दोनों चीज़ों पे इफेक्ट आएगा तब जाके इसको थ्रेट होगा। तो पूछेगा घड़ियाल का थ्रेट क्या है, तो आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है। हैबिटेट डिग्रेडेशन स्टाउट मेक्स देम गेटिंग ट्रैप्ड एंड ड्राइंग फिशिंग नेट्स में तो है ही। और इसका डैम्स और बैरेजेस वही बोले ना कि फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो डैम्स बनने पर क्या हो जाता है कि रिवर्स का स्पीड कम हो जाता है, तो डेट इज़ वाई इनका थ्रेट क्या है, तो डैम्स और बैरेजेस उसका थ्रेट है। और अगर हम लोग बात करें कहाँ कहाँ रहता है, तो क्या इंडिया में है, इंडिया में है, नेपाल में भी है, ठीक है। और कहाँ है, तो यूपी में भी है, बिहार में भी है, गंडक बिहार में भी है। और देखो इसका काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड स्नॉट होता है, तो ये भी तो इसका थ्रेट होगा ना, इसी की वजह से तो फिशिंग नेट्स में पकड़ा जाता है। तो ये सब उस कैसे है कैसा था, यूसीएन रेडलेस क्रिटिकली एंडेंजर। ये देखो देखो ये देखो इसका ये ना इस तरीके से इसका चोंच जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक है। अब देखो हम लोग देख रहे हैं स्लोथ बियर के बारे में। तो भैया ये सबसे ज़्यादा देखिए इसको, देखो देखो बहुत गुस्सा में है भाई, बहुत गुस्सा में। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा वाला जानवर जो है, मोस्ट एग्रेसिव एनिमल्स इन इंडियन सब कंटिनेंट, वो यही है इसको। और ये काला कलर का होता है। तो भैया इसको ऐसे याद कर लो ना, देखो मैं बताता हूँ। स्लोथ बियर को ना काला काला मत कहना, काला काला कहेगा तो ये गुस्सा हो जाएगा। और ये काला है ना भाई, तो रात में दिखेगा नहीं, रात में दिखेगा नहीं, इसलिए रात में शिकार करेगा। तो भैया देखो, इसी बात से हमें क्या क्या पता चला है, एक तो ये नॉक्टर्नल एनिमल है और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव एनिमल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो है नॉक्टर्नल भी पता चल गया। और क्या चाहिए, और हाँ, ये ब्लैक कोट होता है। ये बस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या भले भाई, गुस्सा है काट वाट लेगा तो लोग ज़्यादा इसको परेशान। वैसे देखो ह्यूमन परेशानी तो है ही इसका, अगर थ्रेटेंड हो तो कैसे भैया, ये ह्यूमंस को कुछ एग्रेसिव काट वाट लेता है तो इसलिए ह्यूमंस इसको मारने पर तुले हुए हैं, मार देते हैं गुस्सा बदले के भाव में। तो वो तो है ही, याद करने के लिए मैंने बता दिया। तो IUCN रेड लिस्ट इसका वल्नरेबल है। और देखो भाई, कर्नाटका में ना बहुत धूप पड़ता है, तो उसी की वजह से काला हो जाता है। मतलब ये रीज़न नहीं है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कहाँ है, तो कर्नाटका में है बस। और खाता क्या है ये, तो टर्मिनेट्स टर्माइट्स एंड चींटी भी खाता है ये। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, हमारा क्या है CITES का न्यूज़ है। तो देखो भैया, वो ये जो व्यापार लोग करने लगते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज को उठा उठा के, फोन फ्लोन आ गया, हमने उसमें भी देखा ना, पुष्पा आ झुकेगा नहीं साला। उसमें क्या होता है, तो चंदन उठ का इधर से उधर ले जाता है। तो उसके बारे में भी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ये बस देख लेना। साइज का 3 अपेंडिक्स है। तो वैसे स्पीसीज जो थ्रिएटेड है, थ्रिएटेड विथ एक्सटेंशन, ठीक है ना, वो उसको अपेंडिक्स 1 में कवर करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो थ्रेटेंड हो चुका है, लेकिन हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि है। तो वो उसको अपेंडिक्स 2 में करता है। और अपेंडिक्स 3 में क्या कहता है, जो जिस एटलीस्ट वन कंट्री, ठीक है, स्पीसीज प्रोटेक्टिव, वो कोई भी स्पीसीज, वैसे स्पीसीज जो किसी न किसी एक कंट्री में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको अपेंडिक्स 3 में लिखा जाता है। और ये CITES का जो जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं उसमें लीगली बाइंडिंग है, ठीक है ना। और इसका लोकेशन कहाँ है, सॉरी सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। किसके द्वारा, तो बाई UNEP। और एक प्रोग्राम या एलिफेंट्स को बचाने के लिए, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को सेव करने के लिए, वो है माइक प्रोग्राम। तो बस इसमें इतना ही है। अब हम लोग आ जाते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यहीं आता है, सबसे ज़्यादा वोल्केनो इधर ही आता है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। अब इसको देखो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हम लोग देख रहे हैं एक टर्म से न्यूज़ हमेशा पूछा जाता है। तो एक लेते हैं रिवर्स फॉल्टिंग क्या होता है। जब ये देखिए एक
एक के ऊपर एक चढ़ जाता है या ऐसे कोई एक नीचे आ जाता है, उसी को बोलते हैं, एक प्लेट के नीचे आ जाता है, उसी को बोलते हैं रिवर्स फॉल्टिंग। ऑकर्स व्हेन वन ब्लॉक अर्थ क्रस्ट इज पुश्ड अप ओवर अनदर, वन ब्लॉक इज पुश्ड अप, ये देखो, ये गया और ये इसको नीचे वाले को क्या किया, पुश कर दिया, ऊपर में पुश कर दिया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स फ्लोटिंग। जब अलग अलग हो जाता है तो नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, लेकिन अभी हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स फ्लोटिंग ज़्यादा जरूरी है। दोनों को ऐसे ऐसे गया, वन पुशेस अप, एक दूसरा ऊपर आ गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्स फ्लोटिंग। अब देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में ज़्यादा बहुत लोग पढ़ लिए हुए हैं ज्योग्राफी में, तो इस पर मैं डिटेल में नहीं जान रहा हूँ। बस ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो डीपेस्ट स्पॉट है कौन सा है, तो मैरियाना ट्रेंच, बस इस ऑप्शन में इसमें इतना ही था। अब न्यूज इन शॉर्ट्स में आ जाते हैं, जो हमारे जुलाई के करंट अफेयर्स मैगजीन में दिया हुआ है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, देख भाई SDG होता है और SDR होता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, बहुत ही अंतर है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। ये जो SDG का रिपोर्ट है यूएन का ऑफिशियल रिपोर्ट है, और देखो, और मैं बता रहा हूँ SDG का रिपोर्ट जो है SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, और एक मिनट यार, एस डी जी यूएन का ऑफिशियल रिपोर्ट है, और SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये कौन देता है, SDSN। SDG को कौन देता है, तो UN। SDR को कौन देता है, तो SDSN। अब देखो, अब ये बहुत सारा रिपोर्ट दिया है, तो इसमें मैं वैसे ऑप्शंस पे कर रहा हूँ जहाँ पे लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाते हैं। मैंने शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में कि 2024 जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर रहा है। रात में तो टेम्परेचर 1.55 डिग्री सेल्सियस में, किसी किसी मैगजीन में इसको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस भी कोट किया गया, बट 1.55 डिग्री सेल्सियस जो है SDG का रिपोर्ट में है, तो इसे ही ध्यान रखना। अब कि अब ऐसा लगेगा कि जेंडर इक्वालिटी तो कम हो रहा है, बट ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, अभी भी वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड लेवल पे देखे, ग्लोबली देखे, तो मैन ऑक्यूपाई लेस देन अ थर्ड ऑफ मैनेजेरियल पोजीशन, तो ये एक डाटा है जिसको याद कर लेना। अब हम लोग आते हैं नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, तो जो जो डाटा इसके द्वारा दिया गया है, अब नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क किसके दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ MOS पे, इसका फुल फॉर्म बताओ, कमेंट में बताओ, मैं ही बता देता हूँ, स्टैटिक्स, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, सबसे पहले कि टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना है, तो 22.13% है। अब एक और रिपोर्ट दिया है, रिड्यूस इनइक्वालिटी कैसे नापते हैं, तो गिनी कोफिशिएंट से, तो गिनी कोफिशिएंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, कहाँ, सिर्फ रूरल में नहीं भैया, अर्बन एरियाज में भी डिक्रीज हुआ है, रूरल एरियाज में भी डिक्रीज। अक्सर लगता है कि भैया SDG जो है अक्सर अर्बन एरियाज में डिक्रीज हुआ होगा, सॉरी इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी हुआ होगा, बट ये बोथ में है, दोनों में, दोनों जगह पे है, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि ओनली इन अर्बन, तो नहीं भैया, दोनों जगह डिक्रीज किया है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी ऑप्शन घुमाया तो दोनों जगह डिक्रीज किया है। अब लाइफ ऑन लैंड के बारे में देखें कि फॉरेस्ट कवर अभी कितना है, तो भैया 21.76% है। ये पूरा डेसिमल वाला याद रखना बुआ, क्योंकि 2015 में भी 21.34%, 21.76%, ठीक है। अब देखो, और ड्राफ्ट रूल फॉर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, हम लोग जानते हैं नहीं यार, ये पे प्रिंसिपल है कि जो जितना पॉल्यूशन फैला रहा है ना उतना पे करो शांति से, तो वही प्रिंसिपल है। तो इसमें ना देख लो, सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें लीगल बैकनिंग किसका है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का लीगली बैकनिंग है। और एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिख लिया कि इस जो है कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो BEE है, BEE है। एक BE के बारे में आगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको तुमको आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रेगुलेटर कौन है इसका, तो CERC है। लीगल बैकनिंग कौन है, तो ECA है। और ये लीगली बाइंडिंग टारगेट है। कौन कौन से सेक्टर पे लग रहा है, तो भैया पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, सीमेंट पे लग रहा है, तो सीमेंट पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, और इसमें तो कुछ खास नहीं। अब देखता हूँ न्यू रूल्स फॉर कंटेम। अब देखो, तुम देखा होगा कि आजकल ना रूल्स पे भी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो कंटामिनेशन साइट मैनेजमेंट क्या है, अरे तुम लोग आसपास में देखते होगे कूड़ा को ना किसी फील्ड में लोग फेंक देते हैं। तो अब है कि अगर किसी फील्ड में कूड़ा है, कंटामिनेशन किए हुए हो, फैलाए हुए हो, तो उसका साफ़ करने का जिम्मेदारी किसका है, तो जाहिर सा बात है जो पॉल्यूशन फैलाया है उसको साफ़ करना होगा। तो ये पॉल्यूटर खोजने का किसका जिम्मेदारी, तो SPCB का है। SPCB स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो का है। लेकिन अगर मान लो पॉल्यूटर नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है, तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो खुद ही करेगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी ज़मीन में कूड़ा फेंका हुआ है और पहले पॉल्यूटर खोजते हैं, नहीं मिलता, और पता चलता है कि भैया ये लैंड किसी ऑनर का है, कि लैंड किसी के नाम पे है, वो सरकारी ज़मीन बिक चुका है या किसी ने एक्वायर कर चुका है, ले चुका है, तो भैया वो ज़मीन जो है जिसका होगा ना ऑनर, उसको पे करना होगा। और अगर पॉल्यूटर नहीं मिलता है और ज़मीन का ऑनर भी नहीं, तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो करेगा। अच्छा एक्सेप्शन भी है यहाँ पे,
कि ये जो है ना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो वाला, ये चीज़ जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट, माइनिंग, ऑयल स्पिल्स, ये सब जो है स्टेट पोल्यूशन कंटामिनेशन जो है, ये सारा चीज़ जो है ये गवर्नमेंट जो है स्पेशल या सेपरेट लेजिस्लेशन के थ्रू कंट्रोल, क्योंकि देखना यार रेडियो एक्टिव वेस्टिंग है, माइनिंग है, ऑयल स्पिल्स, अच्छा यार सॉलिड वेस्ट डंप्स भी है ना, तो उसको भी गवर्नमेंट खुद ही हैंडल करेगी, कोई पॉल्यूटर को पे प्रिंसिपल पॉल्यूटर को नहीं खोजा जाएगा। अब देख लेते हैं ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक। तो यहाँ से जो है ये डाटा जो सेक्रेटेरिएट ऑफ द रामसर कन्वेंशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि 22% ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड हैव बीन लॉस्ट। वर्ल्ड का जो है 22%, और सबसे ज़्यादा तो अफ्रीका में हो गया है। अफ्रीका वेटलैंड्स आर अमॉन्ग्स द मोस्ट डिग्रेडेड ग्लोबली। रामसर कन्वेंशन जो है किस चीज़ के लिए, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए हम लोग जानते ही है, ये KMGBF फ्रेमवर्क से अलाइन करता है, बस इतना ही ध्यान रखो इसमें। अब उत्तराखंड के बारे में देख रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड में टूरिस्ट जो है, जितने भी हिल स्टेशन हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कैपेसिटी जो है एक लिमिट गवर्नमेंट ने सेट करना चाहा है, ताकि मतलब रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो यहाँ से एक टर्म आ जाता है वही कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया कैन बियर इन रिलेशन टू अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो उस जगह में कितना ज़्यादा रह सकता है उसी के बारे में। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सैटेलाइट, इन सब के बेसिस पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बताई, हमने क्राउड वाले उसमें कवर किया है कि बहुत ज़्यादा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लाए गए हैं। तो ऑब्वियस से बात है सैटेलाइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों से क्राउड को मैनेज किया जाएगा। तो रिसोर्सेज चाहे जो बायोटिक हो तो उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो उसके लिए ये चीज़ हुआ है। और इसका दो मेजर अप्रोचेस है, प्लानिटरी बाउंड्रीज अप्रोच और बायो कैपेसिटी ओवर सूट अप्रोच। ये जो प्लानिटरी बाउंड्रीज अप्रोच जो है, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन और वाटर स्ट्रेसेस टाइप्स के इन्वायरमेंटल क्राइसिस को पे अप्लाइड है। और बायो कैपेसिटी ओवरशूट जो है अर्थ ओवरशूट डे जैसे एग्जाम्पल, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ये आर्टिकल आगे बहुत आएगा तो उसमें बता दूंगा। अब आगे इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के बारे में देखें, तो डिलीवर्स डिसीजन ऑन टैकलिंग क्लाइमेट जोन। ठीक है, तो जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं उसको बचाने के लिए ये चीज़ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ने दिया है कि अब स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का क्या कहना था कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हैं भैया, ये तो डेवलप कंट्रीज फैला रहे हैं, तो हम स्मॉल आइलैंड वाले क्यों डूबे, हमें हमें आप बचाइए। तो उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो प्रोटेक्ट वल्नरेबल स्मॉल आइलैंड्स लेड बाय पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ वेरांतो, उसने ये चीज़ किया है। और तो फिर ICJ ने ये नोटिफिकेशन लाया, बोला कि जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है, क्या टारगेट है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से लिमिट कीजिए, कम कीजिए वहाँ तक। तो वो सब देशों को, अमेरिका जैसे देशों को, सबको बताया गया है। अब देखो क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, तो हियर्स केस ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड बाय स्टेट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके ऊपर वो सौ मोटो वाला पावर नहीं है, ठीक है ना, तभी इंटरफेयर करेगा जब स्टेट कंप्लेन करेगा। अच्छा, अदिति स्कीम, कभी कभी स्कीम भी पूछ लेता है, तो अदिति स्कीम ज़्यादा मत जाओ, बस EETI से भी ध्यान रखो कि क्या है, तो एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको कहते हैं। और ये स्पेशली जो है MSMEs के लिए। तो क्या चीज़, एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी कहाँ, इन इंडस्ट्रीज़ में, और किसके लिए है स्पेशली, तो MSMEs के लिए है। बस इसमें इतना ही था। हाँ, मैंने बताया था बी के बारे में आगे बताऊंगा, देखो आ गया, जो जो बोलूँगा वो आगे आएगा ही। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, इसका क्या काम है, तो रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इकोनॉमी। बस ये एक लाइन में याद रख लो कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ BEE, तो टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब चेंजिंग नेचर ऑफ फ्लड्स, क्या होगा चेंजिंग नेचर ऑफ, बढ़ गया है, अरे भैया घट गया है, घट गया है, फ्लड घट रहा है। हाँ, 74% स्टेशन पे जो है फ्लड का ट्रेंड जो है घट गया है। तो बाकी के, हाँ भैया, बाकी के 26% पे इंक्रीज हो गया है। तो याद रखना ज़्यादातर जगह पे घट रहा है 24 स्टेशन। क्यों क्यों, बहुत ज़्यादा कारण है भाई, डैम वैम बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके कारण 26% यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड हो है। तुम ये लोग ये भी जान रहे हो कि पोलर शिफ्ट हो गया है 1 मीटर से
ये देखो डैम सेंस बनाने के कारण पोलर शिफ्ट भी हो गया। तो 74 स्टेशन पे तो जो है ना डिक्रीज फ्लड मैग्नीट्यूड है, लेकिन 26% पे क्या है इंक्रीजिंग। अब देखो हम लोग सबकी जगह पे देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ। तो वेस्ट एंड सेंट्रल गंगा बेसिन पे क्या हुआ, फ्लड ट्रेंड घट गया है। क्यों? क्योंकि भैया प्रेसिपिटेशन और सॉइल मॉइस्चर कारण। नर्मदा बेसिन पे क्या हुआ, तो वहाँ पर भी घट गया। मैंने बताया क्या, नर्मदा डैम का नाम से डैम बनाने के कारण। मर्थवादा रीजन में क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी घट गया है। क्यों? इसका अलग कारण, मानसून और प्री मानसून। तो वेस्ट और सेंट्रल गंगा बेसिन में क्यों घट गया है, तो बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन। नर्मदा बेसिन में क्यों घट गया है, तो बिकॉज ऑफ डैम और बिकॉज ऑफ मानसून एंड प्री मानसून सीजन, मर्थवादा रीजन। अच्छा, फ्लड बढ़ा कहाँ है, तो मलाबार कोस्ट में बढ़ गया है। और देखो शिफ्ट इन फ्लड टाइम, अब अपर गंगा में क्या होता है, तो डिलेड फ्लड होने लगा। सेंट्रल इंडिया में क्या होने लगा, तो पहले ही फ्लड आने लगा। साउथर्न इंडिया में क्या हुआ है, तो लेटर फ्लड्स आने लगे। तो अपर गंगा में क्या हुआ है, डिलेड फ्लड्स। सेंट्रल इंडिया में क्या हुआ है, तो अर्ली फ्लड्स। और साउथर्न इंडिया में क्या हुआ, नीचे वाले इंडिया में पार्ट में क्या हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया लेटर फ्लड्स। अब यहाँ पे आ जाता है तो उसके बाद यहाँ चला जाता है। ऐसा याद रखने के लिए मैं बना स्लिप फ्लड के बारे में मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कि वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, 2 डे एडवांस फ्लड इंड्यूशन है, विलेज है, और मैंने जो बताया था नाउ कास्टिंग और फोरकास्टिंग वो भी है। अब देखो प्रेजेंट कवरेज कहाँ कहाँ है, तो ये महानदी, गोदावरी और टफ। तो क्या सी फ्लड सभी जगह को कवर कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है, प्लान किया जा रहा है कि और सारी रिवर बेसिस को कवर कर, लेकिन अभी जो है MGT, महानदी, गोदावरी और टापी रिवर बेसिन को कवर कर। अब रिक्लेम फ्रेमवर्क क्या है, तो किसने लॉन्च किया है, तो कोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस फ्रेमवर्क को। और इसमें क्या दिया है, तो भैया एक गाइड दिया है कि जो माइनिंग वाले एरियाज़ है ना, उन सब चीज़ों के लिए कि माइन का क्लोजर और पोस्ट क्लोजर किस तरीके से होना चाहिए, उसके इसने कोल मिनिस्ट्री ने लाया है। उसी को बोलते हैं रिक्लेम फ्रेमवर्क, नॉट नेसेसरी ऐसा। ठीक है, देखने के लिए देख सकते हैं। एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जेंडर इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेशन वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए ये फ्रेमवर्क है। अब किसने लाया है, तो कोल मिनिस्ट्री ने लाया है। वेदर डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो डिज इंस्ट्रूमेंट्स वेदर डेरिवेटिव्स तो क्या होता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है फार्मर और अलाइज सेक्टर्स को मदद करते हैं। क्यों? ताकि देखो इरेगुलर रेनफॉर्म्स, हीट वेव्स और अनसीजनल वेदर कंडीशंस के कारण जो भी चेंजेस आने वाले हैं, ये पहले ही फार्मर्स को बता देते हैं, तो ताकि वो जो अपने क्रॉप्स को उस अकॉर्डिंगली प्लांट कर सकें। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, वेदर डेरिवेटिव्स आर कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ इनकम्प्लीट मार्केट। अरे भाई ये इसका जो है मार्केट से कोई मार्केट वैल्यू से कोई ज़्यादा इनहेरेंट ही नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट मार्केट। ह्यूमन मेड डैम्स हैव शिफ्टेड अर्थ पोल्स, मैंने बोला है। ये देखो पहले देखो ये यहाँ था, अब ये शिफ्ट होकर के 1 मीटर आ गया। तो शिफ्ट हुआ कहाँ पे, तो भैया अर्थ का जो होता है ना, अर्थ का क्या क्या होता है, अर्थ में होता है कोर, इनर कोर, आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। तो कोर के कोर तो वही का वही है। ये जो अर्थ है ना, ये एक मिनट गाइस, ये देखो ये हो गया कोर। लेकिन ऊपर का जो अर्थ है ना, आउटर कोर के बाद वो शिफ्ट हो गया। कितने से शिफ्ट हो गया, 1 मीटर से शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। 1 मीटर शिफ्ट हो गया है। और क्या होता है इसको, इस जो शिफ्ट हुआ इसको बोलते हैं क्या, ट्रू पोलर बैंड। ट्रू पोलर बैंड ऑफ प्लैनेटरी रीओरिएंटेशन इज द रोटेशन ऑफ द सॉलिड अर्थ अबाउट द लिक्विड आउटर कोर। अच्छा, ये ह्यूमन मेड इफर्ट्स के कारण हुआ है, नेचुरल से भी हो सकता है। हाँ भैया नेचुरली भी है ना, तो ग्लेशियल मेल्ट करेगा, आइस शीट मेल्ट होगा, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होगा, ओशियन स्वेल होगा, इन सब के कारण भी हो जाए। तो ऐसा क्या हो जाता है, अरे भैया इसमें जो होता है मास होता है पानी बहुत ज़्यादा, और उसको हम लोग रिलोकेट करेंगे तो रीओरिएंटेशन नहीं हो जाएगा। देखो डैम्स का भी वही है, रिजर्वेशन ट्रैप्स। क्यों 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 डैम्स कैसे कर रहे हैं, तो बिकॉज रिजर्वेशन ट्रैप लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर दैट वुड अदरवाइज रिमेन्स इन ओशन। अगर नहीं ट्रैप करता तो ओशियंस में रहता, वो ट्रैप कर रहा है, दैट इज लाइक क्रस्ट घूम गया है। इफेक्ट्स क्या है शिफ्टिंग पोल्स का, तो अब ये अगर ये चीज़ हुआ है तो इसके कारण क्या क्या हो सकता है। एक तो नेविगेशन प्रॉब्लम में आ जाए, जो भी हम लोगों ने सैटेलाइट्स छोड़ के रखा है और ये जब घूम गया है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। नेविगेशन का प्रॉब्लम तो लाएगा ही। अब तुम लोग ये भी सुनते होगे कि भैया लग रहा होगा ना दिन बड़ा हो गया है, इतना सोचो इतना हो गया है कि हम लोग बिना किसी डाटा के प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं कि हाँ भैया दिन तो हो गया है बड़ा, एंड दिस चेंज इज एक्सेलरेटिंग। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द TPW, दैट इज ट्रू पोलर वांडर। अब अब कुछ आइलैंड्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बारे में पढ़ के समझ सकते हैं। बस मैं इतना बता देता हूँ कि ये जो है ना वाईफेक्स, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए टेंस। और एक ही ऐसा ये ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि सोलरी फॉग के लिए है, मतलब बहुत कम है इसमें से वाईफेक्स है। और ये कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन के लिए। नाउ कास्टिंग फोरकास्टिंग इसका भी है।
अब कुछ आइलैंड्स जो न्यूज़ में रहे हैं तो वो देख लो, और क्यों न्यूज़ में रहे हैं ये भी देखो। तो सबसे पहले करियाचली आइलैंड, करियाचली आइलैंड, ठीक है। तो करियाचली आइलैंड इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि ये जो है डूब रहा है, संक डूब रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो डूब क्यों रहा है भैया? जाहिर जाहिर सा बात है, सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही कारण है क्या? नहीं, सॉइल इरोजन, सॉरी, हाँ, उसका जो रैपिड इरोजन हो रहा है उसी के लिए तो सरकार वहाँ पे कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने के लिए है, ताकि उस सॉइल को बाइंड करके रखे। अच्छा, करियाचली आइलैंड है कहाँ पे? तो गल्फ ऑफ मन्नार में है। उसके बगल में कौन है? तो मैरिन नेशनल पार्क है। और ये कहाँ है? करियाचली, साउथ का नाम लग रहा है गाइस, तो तमिलनाडु में ही होगा। अच्छा, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन है, करियाचली आइलैंड इज न्यूज बिकॉज ऑफ संक। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि टोकारा आइलैंड इज न्यूज, वाई टोकारा आइलैंड इज न्यूज? तो बिकॉज ऑफ संक। अक्सर आइलैंड इसलिए होता है, यही लॉजिक लगा रहा हूँ, लेकिन नहीं, टोकारा आइलैंड जो है, बहुत पक्षियाँ आ गए इन्वायरमेंट पढ़ते पढ़ते। हाँ, तो टोकारा आइलैंड इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ संक, ये डूब रहा है। और टोकारा आइलैंड जो है, सॉरी, करियाचली आइलैंड, टोकारा आइलैंड किस लिए? क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहा है, और टोकारा अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा जापान में आता है, तो टोकारा आइलैंड जापान में ही लोकेटेड है। चेनाब रिवर न्यूज़ में रहा है क्योंकि वहाँ पे सालकोट एच क्या है? तो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रहा है, तो चेनाब रिवर न्यूज़ में है। तो चेनाब रिवर के बारे में सभी चीज़ पढ़ लेना। ओरिजिन कहाँ होता है? तो बारह लच्छा पास में इसका ओरिजिन होता है। कैसे बनता है? तो भैया चंद्रा और भागा दो जो है आपस में, दो जो स्ट्रीम है वो आपस में आकर के मिलती है, तो चेनाब रिवर बन जाता है। और इसका रीज़न क्या है? तो ग्रेट हिमालय पीर पंजाल रेंजर्स में है। ट्रिब्यूटरीज जो है, देख भाई, बहुत सारा नाला है, तो बहुत नाला है, मिहार नाला है। सो हाँ, इसीलिए लड़ाइयाँ भी होती रहती है, लिदराई, मजदूर जो आपस में लड़ते रहते हैं। बहुत याद करने का बता रहा हूँ। तिरहोत चेनाब के लिए, ठीक है। तो याद रख लो ना ऐसे, मियार नाला, सोहत, तिरहोत, बहुत नाला, मरसुदाई, लिदराई, याद रखो, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका जो वैदिक पीरियड यानी पहले के ज़माने में जो नाम बोले जाते थे वो था चंद्रभागा, अक्षिणी और इस्कमाटी। तो ऐसे भी आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज चंद्रभागा। तो उसमें याद रखना है चेनाब है, या ऐसे आ जाएगा कि चेनाब इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा, अक्षिणी, इस्कमाटी। तो हाँ भैया, यस, ये ऑप्शन सही है। बिट्रा आइलैंड्स के बारे में जानते हैं? बिट्रा आइलैंड्स इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रहा है कि इसको भैया हम अपने अंदर में ले लेते हैं डिफेंस पर्पसेस के लिए। और लक्षद्वीप आइलैंड के लिए हम लोग जान ही रहे हैं कि इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। कितने आइलैंड है यहाँ पर? 36 कोरल आइलैंड। कहाँ है? तो अरेबियन सी में। तो ये हमारा इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स जो है जुलाई मंथ का जो है पूरा हमारा अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। थैंक यू गाइज़।